नमस्कार दोस्तों। हमारा भारत पिछले 50 सालों से भी ज़्यादा समय से एक लड़ाई लड़ रहा है। यह भारत की सबसे लंबी चलने वाली लड़ाई है और अब लगता है कि ये किसी नतीजे पर पहुंचेगी। जी हाँ, मैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म या नक्सल मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। इससे जुड़ी सारी बातें जानेंगी इस वीडियो में। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं आसान भाषा में। दोस्तों, 6 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के साथ एक रिव्यू मीटिंग किया। इस मीटिंग में नक्सल अफेक्टेड राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। मगर इस मीटिंग का सबसे अहम मोमेंट वो था जब अमित शाह ने कहा कि आने वाले 2 सालों में भारत से नक्सल मूवमेंट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। साथ ही सरकार ये भी तय करेगी कि किसी भी हाल में ये मूवमेंट दोबारा शुरू ना हो पाए। आप में से जो नहीं जानते हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। इसके फॉलोअर्स और लीडर्स दोनों ही हिंसा के बल पर समाज में बदलाव लाने के पक्षधर हैं। इन्होंने भारतीय संघ के खिलाफ बंदूक उठा ली है। इनका लोकतंत्र और लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस पर कोई विश्वास नहीं है। ये ग्रुप जहाँ भी है वहाँ उन्होंने सरकारी सिस्टम को ठप कर दिया है और तो और विकास के कार्यों में भी समस्या उत्पन्न करते रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो भारत में कम्युनिस्ट विचारधारा की शुरुआत 1920 में ही हो गई थी, मगर जैसे जैसे समय बीतता गया तो लीडर्स में आपस में मतभेद भी होने लगे। कहीं की भी कम्युनिस्ट पार्टी हो, उसका एंड गोल होता है एक क्लासलेस समाज बनाना, जहां लोगों में कोई भेद ना हो। सुनने में अच्छा लग रहा है ना? मगर इसको अचीव करने के लिए अलग अलग लीडर्स ने अलग अलग रास्ते बताए हैं, जिसके कारण मतभेद शुरू हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी सीपीआईएम ने चुनाव में उतरने का फैसला किया, लेकिन ये बात कुछ लीडर्स को पसंद नहीं आई। जो ज़्यादा रेडिकल लीडर्स थे, उन्होंने सीपीआई और सीपीआईएम से हटकर एक अलग पार्टी का निर्माण किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट यानी सीपीआईएमएल। चारू मजूमदार, जो कि खुद बहुत रेडिकल विचारधारा के थे, वो इस नई पार्टी के हेड बने। इन लोगों ने साफ साफ बोल दिया कि बंदूक के बल पर ही उनका क्लासलेस समाज बनाने का सपना पूरा हो सकता है। दोस्तों, सीपीआईएमएल बनने की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में नक्सलबाड़ी नाम की एक जगह है। ये बहुत पहले से ही कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ रहा है। 1967 में वहाँ के किसानों ने जमींदारों के खिलाफ बंदूक उठा लिया और बंदूक के दम पर ही कई जगह जमीन लूट ली और हिंसा किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 11 लोग मारे गए, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं थीं। इस हिंसा को आग चारू मजूमदार दे रहे थे और कम्युनिस्ट पार्टी ने इसकी निंदा करते हुए उन्हें पार्टी से निकाल दिया। बाकी रेडिकल लीडर्स के साथ मिलकर उन्होंने 1969 में सीपीआईएमएल बनाया और तब तक तो नक्सलबाड़ी एक इंस्पिरेशन बन चुका था और जल्द ही केवल 4 सालों में नक्सल मूवमेंट वेस्ट बंगाल से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक पहुंच चुका था। इसका सबसे ज़्यादा असर सीपीआईएम पर पड़ रहा था। पार्टी में डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे थे। 1980 में आंध्र प्रदेश में सीपीआईएमएल से अलग होकर कुछ लीडर्स ने पीपल्स वार ग्रुप यानी पीजीडब्ल्यू बनाया। ये लोग हिंसा की सारी सीमाएं पार करने लगे। पुलिस पर हमला, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, पॉलिटिकल लीडर्स की हत्याएं इनके लिए आम हो गईं। इस ग्रुप को कोंडापल्ली सीतारमैया हेड कर रहा था। 1991 में उसको पार्टी से निकाल दिया गया और अब कमान मुपल्ला लक्ष्मण राव के हाथ में आ गई, जिसको गणपति के नाम से भी जाना जाता है। और फिर आया समय सितंबर 2004, जब देश के अलग अलग हिस्सों से ये सारे रेडिकल लीडर्स ने मिलकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट बनाई। जी हाँ, ये सब चाइनीज़ लीडर माओ जेडोंग के फॉलोअर्स हैं। इनका मानना है कि बंदूक ही क्रांति ला सकती है और हिंसा से ही इनका एंड गोल पूरा होगा। वैसे 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार ने इस पार्टी को यूएपीए के तहत टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलकर बैन कर दिया। इसके जवाब में नक्सल्स ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को एम्बुश करके मार दिया। तो क्या भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है? कर रही है ना दोस्तों।
वैसे तो पुलिस और पब्लिक ऑर्डर भारतीय संविधान के 7वें शेड्यूल के तहत स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन नक्सल से लड़ने के लिए एनडीए सरकार ने 2015 में नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान लाया। आप अपनी स्क्रीन पर हाल के सालों में इसका परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। नक्सल हमलों में भी कमी आई है और कैजुअलिटीज़ में भी, मगर 50 साल से ज़्यादा ये मूवमेंट चल कैसे रहा है? देखो, किसी भी मूवमेंट को जिंदा रखने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो उस मूवमेंट से जुड़ा इमोशन और दूसरा फंडिंग। ये लोग गरीब लोगों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को भुनाते रहे हैं और आदिवासी लोगों की हक की लड़ाई लड़ने का दावा भी करते रहे हैं। जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं और नेचुरली ये आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के इमोशन से खेलना और उसका उपयोग करना है। बाकी बात अगर फंडिंग की हो तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा याद है ना। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें। आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भविष्य में वीडियो मिस ना करें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।